नमस्कार मित्रों, मैं राजीव रंजन प्रसाद। इस विषय को उठाने से पहले मैं अपने सभी दर्शकों का आभारी हूं जिन्होंने मार्च 2023 की पहली तारीख को मेरे लिए महत्व का बना दिया, जबकि भारतीय इतिहास की विवेचना पर आधारित इस चैनल पर सब्सक्राइबर की संख्या 50,000 के पार हो गई। आपका सहयोग इसी तरह बना रहा तो मैं अच्छे विषय लेकर सतत आपके समक्ष आता रहूंगा। पुनः आभार के साथ चलते हैं आज के विषय पर। वैसे तो यह विषय अनेक अलग अलग संदर्भों के साथ पहले भी लिया गया है, लेकिन जैसे जैसे आगे बात बढ़ने लगी, कुछ पूर्वाग्रही, जिनमें से अधिकांश नवबौद्ध हैं, तू तड़ाक की भाषा के साथ एक जैसी ही टिप्पणी करते हैं कि चाणक्य काल्पनिक हैं। यह स्थापित सत्य है कि कुएं का मेढक समुद्र को काल्पनिक मानता है। इसलिए आज एक बार पुनः मेरा विषय है चंद्रगुप्त के साथ मौर्य साम्राज्य के सह संस्थापक आचार्य चाणक्य पर केंद्रित। काल्पनिकता किसे कहते हैं? क्या एक जैसे पात्र, एक जैसे व्यक्ति की कल्पना अलग अलग व्यक्तियों ने की, ऐसा हो सकता है? क्योंकि चाणक्य का उल्लेख किसी एक स्थान पर तो मिलता नहीं। वह सनातन वांग्मय हो, जैन ग्रंथ हो अथवा बौद्ध, वे सभी में अपनी उपस्थिति को दर्ज करा रहे हैं। बात को थोड़ा और स्पष्ट करने के लिए अपने विभिन्न कार्यक्रमों में मुझे प्राप्त टिप्पणियों से कुछ प्रश्न ले रहा हूं और उनके समुचित उत्तर देने का प्रयत्न करता हूं। प्रश्न उठाया जाता है कि पतंजलि के महाभाष्य में मौर्यों का उल्लेख है तो चाणक्य का क्यों नहीं मिलता है? इस प्रश्न का स्रोत क्या है, मैं आगे बताने जा रहा हूं। अभी केवल इतना ही कि जहां तक महर्षि पतंजलि के महाभाष्य का प्रश्न है, यह मूल रूप से इतिहास का ग्रंथ नहीं है और न ही यह पुराण है। महाभाष्य विशुद्ध व्याकरण ग्रंथ है। व्याकरण का रचयिता अपनी सुविधा के अनुरूप उदाहरणों और तथ्यों का चयन करने के लिए स्वतंत्र होता है। बहुत सतही उदाहरण से अगर इसे समझना हो तो जाने कि आज की राजनीति पर यदि कोई लेखक पुस्तक लिखता है, उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ही जिक्र करता है, तो उस एक पुस्तक को आधार बनाकर डॉक्टर मनमोहन सिंह को तो काल्पनिक नहीं बताया जा सकता। इस तर्क को थामे रहिएगा, क्योंकि ऐसे अनेक ग्रंथों का मैं इसी कार्यक्रम में उल्लेख करने जा रहा हूं जो आचार्य चाणक्य के व्यक्तित्व और कार्यों को प्रकट करते हैं। अगला प्रश्न देखें कि मेगास्थनीज की इंडिका में चाणक्य का उल्लेख क्यों नहीं मिलता? यह प्रश्न तो गाहे बगाहे कोई भी एजेंडावादी चिपका जाता है, मानो जो मेगास्थनीज ने नहीं लिखा वह इतिहास ही नहीं है। सबसे पहले प्रश्न उठाने वाले यह बताएं कि मूल इंडिका कहां पर उपलब्ध है। सच्चाई यह है कि वह अप्राप्त है, कहीं नहीं है। इंडिका के कतिपय अंशों का पश्चात के अनेक रोमन यूनानी इतिहासकारों ने उल्लेख किया है, जैसे एरियन, स्ट्रैबो, प्लिनी आदि। यानी मूल कृति ही नदारद है, आधा अधूरा मिला है, वह भी किसी तीसरे पक्ष के उल्लेखों में, और उसी के आधार पर चाणक्य काल्पनिक है का ढोल एजेंडावादी बजाए जा रहे हैं। ध्यान से इन विखंडनवादियों और अर्बन नक्सलियों से प्रभावित तर्कशास्त्रियों के प्रश्नों का तरीका देखें। यह कुतर्क से सच को झुठलाने का आजमाया हुआ सबसे धारदार तरीका है। अब इसी प्रश्न को दूसरी तरह से भी जरा जोर देकर सोचिए कि मेगास्थनीज को चाणक्य का उल्लेख क्यों करना चाहिए था। जितना भी पौना चौथाई हिस्सा इंडिका का इधर उधर मिला है, उसमें कितने अमात्यों, सेना नायकों का उल्लेख है? एक भी नहीं। आचार्य चाणक्य की राजनैतिक भूमिका मौर्य शासन की स्थापना के साथ ही सीमित हो गई थी। साथ ही साथ
प्राचीन साहित्य की समझ रखने वाले यह जानते ही होंगे कि इतिहास राजाओं के वर्णन होते हैं, उनके अमात्यों और सेना नायकों के नहीं। अब एक प्रश्न जो ऐसे ही सवाल उठाने वालों से पूछे जाने चाहिए कि मिले हुए इंडिका के हिस्सों में न तो भगवान बुद्ध अथवा बौद्ध धर्म का उल्लेख मिलता है, तो क्या चाणक्य वाला लॉजिक लगाकर हम भगवान बुद्ध अथवा बौद्ध मत को नकार सकते हैं? हरगिज नहीं ना। इसी तरह चाणक्य को भी इंडिका वाले तर्क के आधार पर काल्पनिक नहीं कहा जा सकता। सवाल उठाया जाता है कि क्यों बौद्ध ग्रंथों में आचार्य चाणक्य का कोई उल्लेख नहीं। यह सवाल करने वाले मनुवादी छनुवादी वाली घिस चुकी डफली लेकर प्रश्नवाचक चिन्ह को पत्थर की तरफ फेंकते हैं। अरे भाई, विनय पिटक और महावंश जैसे विशुद्ध बौद्ध साहित्य में आचार्य चाणक्य के उद्धरणों से कन्नी क्यों काट ली जाती है? उधर भी सपने ही आ रहे थे क्या? इसके अतिरिक्त आचार्य चाणक्य की सर्वाधिक स्पष्ट व्याख्या बौद्ध ग्रंथ महावंश के 5वें परिच्छेद में प्राप्त होती है, जहां मौर्य शासन की स्थापना पर उल्लेखित है, मौर्यान खत्यान वसजात शिशीधर चंद्रगुप्तोति पंचाद चणक्को ब्राह्मणा ततो नवामम घनानंदम तम घातेत्वा चंड क्रोधसा सकल जंबू द्वीपस्मि रज्जे समभिसिंचसो। अर्थात मौर्य वंश में प्रसिद्ध महाराजा चंद्रगुप्त हुए, जिन्हें महाक्रोधी ब्राह्मण चाणक्य ने नवे नंद को मरवाकर सकल जंबू द्वीप का राजा बनवाया। संज्ञान में लें कि यह बौद्ध कृति मौर्य साम्राज्य की स्थापना का श्रेय चंद्रगुप्त को नहीं देती, अपितु चाणक्य को देती है। महावंश कृति आचार्य चाणक्य का 2 अन्य परिचय भी प्रदान करती है, अर्थात महाक्रोधी और ब्राह्मण। आचार्य चाणक्य का साक्ष्य तो विनय पिटक की बुद्ध घोषकृत टीका से भी सविस्तार प्राप्त होता है, उसे अनदेखा क्यों किया गया है? यह तथ्य भी आश्चर्य में डालता है कि चाणक्य को लेकर बौद्ध ग्रंथों में वही कहा गया है जो पुराणों की भाषा है। विष्णु पुराण का यह उद्धरण देखें, ततश्र नवचैतानंदान कौटिल्यो ब्राह्मण स समुद्धरिष्यति तेषाम भावे मौर्याः पृथ्वीं भोक्षयन्ति कौटिल्य एवं चंद्रगुप्तमुत्पन्नम राज्ये भिक्षति। अर्थात नवनंदों को कौटिल्य नामक एक ब्राह्मण मरवा देगा, उसके अंत होने के बाद मौर्य नृप राजा पृथ्वी पर राज्य भोगेंगे। कौटिल्य ही मुरा से उत्पन्न चंद्रगुप्त को राज्याभिषिक्त करेगा। ध्यान दें कि यदि आचार्य चाणक्य कल्पना होते तो यह किसी एक व्यक्ति को आया सपना होता, लेकिन जहां जहां वे उल्लेखित हैं उनमें मौर्यों के समय से आरंभ कर गुप्त काल तक सतत रचा गया साहित्य, विशेष रूप से महाकवि दंडी का 10 कुमार चरित्र, कामांदक का नीतिसार, महाकवि वाण की कादंबरी आदि प्रमुख है। इन ग्रंथों ने भारतीय इतिहास को गढ़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निर्वहित की है। सभी बार बार चाणक्य का नाम और काम उल्लेखित करते हैं। प्राचीन संस्कृत साहित्य में न केवल चाणक्य तथा उनके द्वारा विरचित अर्थशास्त्र का उल्लेख ही किया गया है, अपितु अनेक स्थानों पर उससे उद्धरण भी लिए गए हैं। ये सत्य सिद्ध करते हैं कि चाणक्य को झुठलाना विशेष राजनीति का एजेंडा है। प्रश्न उठाया जाता है कि मौर्य युग में उत्कीर्णित सभी लेख पाली भाषा में हैं, परंतु कौटिल्य का अर्थशास्त्र संस्कृत भाषा में है, ऐसा क्यों? उत्तर स्पष्ट है। मौर्य युग का जो भी उत्कीर्णन है वह निस्संदेह पाली भाषा में है, क्योंकि उन्हें सर्वसाधारण जनता के लिए लिखवाया गया था। उस युग में सर्वसाधारण जनता की भाषा पाली थी, यह निर्विवाद है, परंतु विद्वान लोग शास्त्र चर्चा और काव्य आदि के लिए संस्कृत का ही प्रयोग किया करते थे, यह भी असंदिग्ध है। कौटिल्य अर्थशास्त्र की रचना नीति शास्त्र के पंडितों और विद्वानों के लिए कर रहे थे।
इसलिए उसका संस्कृत में होना कोई आश्चर्य की बात नहीं। यह तर्क बार बार सामने आता है कि कई विद्वान अर्थशास्त्र कृति को चाणक्य का होने पर प्रश्न चिन्ह उठाते रहे हैं। इस विषय पर थोड़ा विस्तार से बात करते हैं। यह सब आरंभ हुआ था जब इतिहासकार श्याम शास्त्री ने तत्कालीन मैसूर राज्य के ग्रंथालय से कौटिल्यकृत अर्थशास्त्र की मूल रचना प्राप्त की, अनुवाद किया, जिसके मुख्य अंश सबसे पहले वर्ष 1905 में इंडियन एंटीक्वेरी में प्रकाशित हुए। इसके बाद से ही कौटिल्यकृत अर्थशास्त्र को लेकर वर्ष 1905 से 1930 तक हुई गहन रिसर्च और रोचक बहस में सम्मिलित भारतीय इतिहासकारों में श्याम शास्त्री, गणपति शास्त्री, काशी प्रसाद जायसवाल, नरेंद्रनाथ लाहा, राधा मुकुंद मुखर्जी, देवदत्त रामकृष्ण भंडारकर, रमेश मजूमदार, उपेंद्र घोषाल, प्राणनाथ विद्यालंकार, विनय कुमार सरकार, जयचंद्र विद्यालंकार आदि तथा पाश्चात्य इतिहासकारों में हिलेब्रांट, हर्टल, याकोबी, विंसेंट स्मिथ, ऑटो स्टाइन, डॉक्टर जॉली, डॉक्टर विंटरनिथ, डॉक्टर कीथ आदि प्रमुख हैं। इस बहस ने तत्कालीन अनेक जर्नल्स रंग दिए थे। कई पुस्तकें इस विषय पर पक्ष विपक्ष में लिखी गईं। चतुर एजेंडे पूर्वाग्रह सामने आए, तार्किक शोधपरक उत्तर सामने रखे गए। जानते हैं कि इन सब का परिणाम तब क्या हुआ था। अर्थशास्त्र की चतुर्दिक ख्याति होने से कतिपय पाश्चात्य एजेंडाकारों के कान खड़े हुए। वे जिसे सांपों मदारियों का देश सिद्ध कर रहे थे, उसके भीतर कोई ऐसा विद्वान कैसे हो सकता था जो राजनीति पर, प्रशासन पर, युद्ध नीति पर, गुप्तचर तंत्र पर, न्याय व्यवस्था पर, यहां तक कि अर्थ नीति पर भी सूक्ष्म दृष्टि रखता हो। इन सब का ठेका तो अंग्रेजों का था। वे भारतीयों को ज्ञान बांटने आए थे। इसलिए अर्थशास्त्र के विरुद्ध पहला षड्यंत्र ब्रिटेन नियुक्त चतुर एजेंट ऑटो स्टाइन ने किया। उसने एक पुस्तक लिखी, मेगास्थनीज एंड कौटिल्य, जिसमें लगभग वही स्थापना है जिसका उल्लेख मैंने अपने वक्तव्य के आरंभ में किया था। पुस्तक में उलट पुलट कर उनका एकमेव प्रश्न है कि मेगास्थनीज ने कौटिल्य का उल्लेख इंडिका में क्यों नहीं किया, या कि पतंजलि ने अपने महाभाष्य में जब मौर्यों का विवरण दिया है तो चाणक्य का क्यों नहीं। इस अवधारणा को पाश्चात्य इतिहासकारों डॉक्टर जॉली, डॉक्टर कीथ तथा डॉक्टर विंटरनित्स ने भी इन्हीं तर्कों के साथ आगे बढ़ाया था। अब ध्यान दीजिएगा कि ऊपर मैंने जितने भी प्रश्नों के उत्तर दिए हैं, सभी सवाल पूछने वालों के मौलिक नहीं हैं, बल्कि इसी एजेंडा से सामने आए हैं। जितने भी नवबौद्ध हैं, उनके सवाल मौलिक नहीं हैं, इन्हीं पाश्चात्य एजेंडाकारों के हैं। आश्चर्य यह कि इन सभी प्रश्नों के उत्तर कुछ पाश्चात्य व अनेक भारतीय विद्वानों ने बहुत पहले ही दे दिए, लेकिन उसे भला कोई क्यों पढ़े। वह पढ़ लिया तो चाणक्य को काल्पनिक मानने वालों का एजेंडा ही ध्वस्त नहीं हो जाएगा। आइए जानते हैं चाणक्य और अर्थशास्त्र पर उन प्रबुद्ध इतिहासकारों की क्या राय है जिन्होंने पाश्चात्य इतिहासकारों के एजेंडों को मटियामेट किया था। यही बरसों पुराना उत्तर उन विखंडनवादियों, शहरी नक्सलियों, जॉर्ज सोरोस पंथियों और नवबौद्धों के लिए भी है जो आचार्य चाणक्य को काल्पनिक मानते हैं। ध्यान दीजिए कि जिन पाश्चात्य इतिहासकारों ने कौटिल्य और अर्थशास्त्र की पुरातनता और प्रामाणिकता पर अपनी सहमति व्यक्त की, उनमें हिलेब्रांट, हर्टल, याकोबी, विंसेंट स्मिथ आदि प्रमुख हैं। अपनी पुस्तक अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया में विंसेंट स्मिथ ने कौटिल्य के पक्ष में दिए गए साक्ष्यों को मान्य किया है तथा उन्होंने अर्थशास्त्र को प्रामाणिक व उत्कृष्ट रचनाओं की श्रेणी में वर्गीकृत किया है। कौटिल्य को लेकर पाश्चात्य एजेंडे की सबसे सटीक काट इतिहासकार काशी प्रसाद जायसवाल ने वर्ष 1924 में प्रकाशित अपनी पुस्तक हिंदू राजतंत्र के परिशिष्ट ग
पृष्ठ 327 से 367 में की है। उनके तर्कों को समझते हैं जिन्होंने पूरे विवाद को उसी दौर में इस तरह समाप्त कर दिया था कि फिर कोई कीट, कोई जॉली, कोई विंटरनिट्स इसकी काट न कर सका। जायसवाल ने ही इंडिका की मूल प्रति उपलब्ध न होने की बात उठाते हुए कहा था कि कोई ग्रंथ पूर्ण रूप में पाया जाए तभी तो उसके उद्धरणों पर चर्चा की जा सकती है कि क्या लिखा गया और क्यों छोड़ा गया। काशी प्रसाद जायसवाल अपनी पुस्तक के पृष्ठ 331 में तर्क रखते हैं, पतंजलि ने बिंदुसार, अशोक, राधागुप्त या बुद्ध का भी कोई उल्लेख नहीं किया, तो क्या यह मान लिया जाए कि ये लोग थे ही नहीं? पतंजलि कोई इतिहास लिखने नहीं बैठे थे। कुछ पाश्चात्य विद्वानों ने अर्थशास्त्र के तीसरी सदी में लिखे जाने के पक्ष में तर्क दिए थे, चूंकि याज्ञवल्क्य का समय तीसरी सदी का है और उनकी कही कई बातें अर्थशास्त्र के सूत्र भी हैं। जायसवाल साक्ष्यों सहित सिद्ध करते हैं कि याज्ञवल्क्य ने कौटिल्य के सूत्रों को पद्यबद्ध किया, कई स्थानों पर अनर्थ भी कर दिया क्योंकि देश काल परिस्थिति की भिन्नता के कारण सही भावार्थ नहीं निकाले जा सके थे। इतना ही नहीं, श्री जायसवाल ने कौटिल्यकृत अर्थशास्त्र से ऐसे शब्दों की सूची चिन्हित की जिसका प्रयोग विशेष रूप से केवल मौर्य काल में होता रहा था। इतना ही नहीं, श्री जायसवाल ने कौटिल्यकृत अर्थशास्त्र से ऐसे शब्दों की सूची चिन्हित की जिसका प्रयोग विशेष रूप से मौर्य काल में होता था। वर्ष 1933 में प्रकाशित इतिहासकार जयचंद्र विद्यालंकार की पुस्तक भारतीय इतिहास की रूपरेखा के पृष्ठ 673 से 700 में अर्थशास्त्र के रचना समय का बहुत बारीक विवेचन किया गया है। उन्होंने उन राजकीय निर्देशों को चिन्हित किया जो मौर्य काल के ही हैं। उन्होंने सिद्ध किया कि अर्थशास्त्र के रचना समय तक कृषि, खनिज, धातु, स्थापत्य, आयुर्वेद, रसायन आदि का उतना विकास हो गया था जितना कि कौटिल्य के अर्थशास्त्र में वर्णित है। अर्थशास्त्र में दिए गए उद्धरण स्वयं अपना सत्य कहते हैं। कौटिल्य ने अर्थशास्त्र में आजीवक संप्रदाय के लिए नियम बनाए। स्थापित सत्य है कि आजीविकों का अस्तित्व मौर्य साम्राज्य के साथ साथ समाप्त हो गया था। अतः किसी भी दृष्टिकोण से कौटिल्य की रचना मौर्य युग की ही मानी जा सकती है। दूसरा साक्ष्य देखें, संघ वृत्तम अधिकरण में कौटिल्य ने अपने समय के कतिपय संघ राज्यों का वर्णन किया। वे हैं लिच्छविक, वृजिक, मल्ल, मद्रक, कुकुर, कुरु, पांचाल, काम्बोज, सुराष्ट्र, क्षत्रिय और श्रेणी। सोच कर देखें कि भारतीय इतिहास के किस युग में इन संघ और राज्यों की सत्ता थी। मौर्य और शुंग वंश की समाप्ति के पश्चात भी कतिपय संघ राज्य उदित हुए, जैसे यौधेय, अर्जुनायन, उदुम्बर, कुलूत, कुनिंद, महाराज आदि। परंतु वृजिक, मल्ल, कुरु, पांचाल, मद्रक, कुक्कुर आदि पुनः कभी शासन में नहीं लौटे। अर्थात अर्थशास्त्र में आचार्य चाणक्य ने अपने समकालीन अर्थात मौर्य शासन समय का ही वर्णन किया है। डॉक्टर जायसवाल और उनके पश्चात जयचंद्र विद्यालंकार के तर्कों का कोई भी देसी विदेशी विद्वान प्रतिपक्ष नहीं रख सका। सप्रमाण यह सिद्ध हुआ कि अर्थशास्त्र मौर्य कालीन रचना है, जिसके रचयिता कौटिल्य तत्कालीन सम्राट चंद्रगुप्त के महाअमात्य रहे हैं। अब अंग्रेजों का एजेंडा तो खुल गया। निरुत्तर होकर वे इस पचड़े में आगे नहीं पड़े, परंतु देसी वामपंथी इतिहासकार और खास किस्म की राजनीति के एजेंडाकार नए दौर के कीथ और जॉली हैं। यह प्रश्न भी पूछा गया है कि यदि अर्थशास्त्र चाणक्य की रचना है तो उसमें चंद्रगुप्त का नामोल्लेख क्यों नहीं? उत्तर बहुत सरल है कि यह प्रश्न करने वाले ने अर्थशास्त्र का पन्ना पलटकर भी नहीं देखा है। जहां तक अर्थशास्त्र का संबंध है, ग्रंथ में कौटिल्य ने लिखा है कि सब शास्त्रों का अनुशीलन करके और प्रयोग द्वारा नरेंद्र के लिए शासन की यह विधि बनाई गई है, अर्थात किसी एक राजा के लिए नहीं।
ऐसा ग्रंथ जो कोई भी राजा बने उपयोग में लाए। इसे क्यों उद्धरित नहीं किया जाता कि अर्थशास्त्र में उल्लेख है तेन गुप्तः प्रभवति, अर्थात गुप्त इसी के अनुरूप कार्य करते हैं। यहां गुप्त से अभिप्राय चंद्रगुप्त ही है। अब एक और प्रश्न जिसका उत्तर संभवतः सबसे अधिक आवश्यक है कि क्या चाणक्य के पुरातात्विक साक्ष्य उपलब्ध हैं? अगर नहीं तो उन्हें काल्पनिक मान लेना चाहिए। पहली बात कि इतिहास साहित्यिक साक्ष्यों से भी निर्मित होता है। यदि साहित्यिक साक्ष्यों की अनदेखी होगी तो पुरातात्विक साक्ष्यों से अतीत की टूटी हुई कड़ियां नहीं जोड़ी जा सकती। फिर भी कुछ उदाहरण लीजिए जिससे एजेंडाकारों के मन को शांति मिले। यह बात स्वतंत्रता पूर्व की ही है, जिन समयों में इतिहासकार डॉक्टर स्नूपर और रॉय ने शीशे की ढली वैसी मौर्यकालीन मोहरें ढूंढ निकाली जैसा कि अर्थशास्त्र में उल्लेख प्राप्त होता है। शेष तर्क मैंने पहले ही आपके समक्ष रख दिए हैं। अब प्रश्न उठता है कि काल्पनिकता का बोझ और कसौटी केवल चाणक्य के लिए ही क्यों हो? इस संबंध में प्रसिद्ध इतिहासकार डॉक्टर बीबी लाल लिखते हैं, हमें यह पुरानी कहावत याद रखनी चाहिए कि साक्ष्य का अभाव अभाव का साक्ष्य नहीं होता। हमें यह भी याद रखना चाहिए कि बुद्ध की ऐतिहासिकता निश्चित रूप से सिद्ध करने के लिए भी हमारे पास कोई समकालीन आलेख नहीं है। इस संबंध में कुछ लोग यह कहकर गुमराह करते हैं कि बुद्ध की ऐतिहासिकता सिद्ध करने के लिए समकालीन शिलालेख हैं। इस सिलसिले में वे लुम्बिनी के शिलालेख की ओर संकेत करते हैं, किंतु निश्चय ही वह कोई समकालीन शिलालेख नहीं है। वह 300 वर्षों के बाद अशोक द्वारा स्थापित किया गया था, जो उस समय उस जगह पर गया था। स्थानीय लोगों ने उसे बताया कि वहीं पर बुद्ध का जन्म उस समय हुआ था जब उनकी माता अपने माता पिता के साथ जा रही थी। और यहां पर यह भी समझ लेना चाहिए कि अशोक को यह सूचना देने वाले भी इस बात के प्रत्यक्षदर्शी नहीं थे कि बुद्ध का जन्म वहीं पर हुआ था। उन्होंने अपने माता पिता से यह सुना होगा और उनके माता पिता ने अपने माता पिता से यह सुना होगा, और इसी प्रकार पीछे की ओर यह क्रम चलता चला गया होगा। इस ढंग से इस कहानी को पिछली कम से कम 12 पीढ़ियों ने एक दूसरे को मौखिक तौर पर बताया होगा। तो क्या हम ऐसे साक्ष्य को समकालीन कह सकते हैं? अतः समकालीन आलेख के न होने की शर्त पर जोर देना किसी घटना या व्यक्ति की ऐतिहासिकता सिद्ध करने का उपयुक्त साधन नहीं है। यह कठोर तर्क है, लेकिन आचार्य चाणक्य के संबंध में फैलाए जाने वाले कुतर्कों का सर्वोत्तम उत्तर भी है। मित्रों, यह सभी उत्तर मैंने किसी आक्रोश में या किसी एजेंडाकार को उत्तर देने के लिए तैयार नहीं किए हैं। मैं तो केवल इसलिए आचार्य चाणक्य की वस्तु स्थिति के साक्ष्य सामने रख रहा हूं क्योंकि ऐसे विद्वान को झुठलाना भारतीय गौरव को नकार देना है। ध्यान रहे कि जिसको न निज गौरव यथा निज देश का अभिमान है, वह नर नहीं नर पशु निरा और मृतक समान है। मित्रों, आज इतना ही। फिर मिलता हूं ऐसे ही किसी ऐतिहासिक संदर्भ के साथ। अगर आपको मेरा यह चैनल पसंद आ रहा है तो कृपया इसे सब्सक्राइब करें। आप इस प्रस्तुति को लाइक या शेयर भी कर सकते हैं। नमस्कार।